जुल्म की इंतहा हुई हुई है, या क्या बोले, हमारे पास तो लफ्ज भी नहीं है, खत्म हो गया बोलने के लिए। जुल्म नहीं है, जुल्म की इंतहा है ये। खुदा बन के बैठे हुए, आज पावर मिला हुआ है ना, तो खुदा बन गए, भूल गए खुदा को। कितने लोगों को बेघर किया हुआ है। पैसे तो बोलो, पैसे दिए। एक पैसा नहीं दिया गया, तो ये करते ना कि पहले पैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक इसलिए है कि रियासत जिसका काम अपने शहरियों को इज्जत व आबरू, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ एक छत मुहैया करना भी होता है, उसके एक फैसले के नतीजे में पाकिस्तान में 44 के करीब ख़ानदानों से उनकी छत छिन गई। वो छत जो उन्होंने सारी उम्र की कमाई के बाद अपने फैमिली के लिए मुहैया की थी, वो उनसे छिन गई। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि नस्ला टावर कराची की बात कर रहा हूँ, जिसको नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिराने का हुक्म दिया। ये नस्ला टावर 1180 मुरब्बा गज के एक प्लाट के ऊपर 5 साल की मुद्दत में बनाया गया। ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का ओरिजिनली 780 मुरब्बा गज का एक प्लॉट था, जिसको 1958 में सोसाइटी ने, जो इसके रहायशी थे, जो ओनर था, उसको 300 मुरब्बा गज ज़मीन मजीद अलॉट की और उसको कहा कि वो इसकी कीमत अदा करे। उसने वो कीमत अदा की। उसके बाद ये उसके जो वरसा है उनको ट्रांसफ़र होता रहा और उसके बाद 2005 में ये प्लॉट बिल्डर ने ख़रीदा। उसने इसके लिए जो एनओसीज और जो महकमाना इजाज़तें चाहिए थी वो हासिल की। सूबाई गवर्नमेंट से, सिटी गवर्नमेंट से वो इजाज़तें और एनओसीज हासिल करने के बाद उसने इसके ऊपर टावर बनाया। अब आप एक ये रिहायशी जो है उनकी बात सुनिए। इदारों ने सारे अप्रूवल दिए कि ये अप्रूवल, फलाना अप्रूवल, ये एनओसी, वो एनओसी, सिंधी मुस्लिम सब कुछ, तो उनको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। और बकौल चीफ साहब के सब जो है ना गलत तरीके से रिश्वत देके करते हैं, तो आप उनको सजा दें, उनको बुलाएं। वो चीफ साहब के सामने खड़े हुए हैं कोर्ट में, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के ये अपार्टमेंट खरीदे, उनको आप सजा दें। तो आपने सुना कि इस टावर को बनाने के लिए जो महकमे एनओसी जारी कर रहे थे, उनके एहलकार सामने खड़े थे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सारे का सारा इल्ज़ाम बिल्डर के ऊपर डाला गया, जबकि बिल्डर अदालत के अंदर पेश ही नहीं हो रहा। बिल्डर को ही ये कहा गया कि वो जो रहायशी जिन्होंने ये अपार्टमेंट खरीदे हैं उनको पैसे देने का वो मिजाज है। अब जब हाजिर ही नहीं हो रहा तो वो पैसे कहाँ से देगा, क्योंकि उसके तो मुनाफा समेत अपनी इन्वेस्टमेंट वो हासिल कर चुका है और वो नोज कि वो कहाँ पे है। इसके बाद जो अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने इसको गिराना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनके पास ये करोड़ों रुपए इसके ऊपर अखराजात आएंगे गिराने के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका खर्चा भी बिल्डर से लिया जाए और अगर वो नहीं देता तो इस प्लॉट को बेचकर, जो 780 मुरब्बा गज का जो लीगल प्लॉट है, इसको बेचकर गिराने के अखराजात पूरे किए जाएं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रहायशी हैं, जो इससे मुतासरीन हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखा। अब हम बात कर लेते हैं इस केस से मिलते जुलते दूसरे केसेस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या फैसला किया। पहला केस है ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स का। ये जनवरी 2019 में सेटल हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 के ऊपर 2 टावर बनाए जा रहे थे ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स के नाम से, जिनकी लीज को सीडीए ने यह कहकर मनसूख किया कि इसमें बेज़ाब्तगियां हैं, इसमें बेज़ाब्तगियां पाई जाती हैं। तो ये जो बिल्डर है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर बाज़ाब्तगियों को, और वो बेज़ाब्तगियां क्या थी कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ये जगह आती है और यहाँ पर जो फ्लोर्स थे, जितने अलाउड किए गए थे उससे ज़्यादा फ्लोर्स बना लिए बिल्डर ने। और हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इसको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, जिसकी वजह से हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कहा कि लीज को मनसूख किया जाए और ऊपर वाले जो फ्लोर्स बनाए हैं उनको गिराया जाए। लेकिन जब ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 रुकनी बेंच ने लीज की बहाली का हुक्म दिया। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अब 2 टावर बन चुके हैं और रहायशी चूंकि ये चीज़ खरीद चुके हैं और इसलिए इसको गिराया ना जाए। उनको जुर्माना किया गया, 17 अरब रुपए का जुर्माना करने के बाद उस लीज को बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इसके अंदर है कि इस बेंच के एक मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन थे, वो इस बेंच का भी हिस्सा है, और वो जो अभी रिसेंटली नस्ला टावर के ऊपर फैसला आया है उस बेंच का भी वो हिस्सा है। इसके बाद जो एक
दूसरा केस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो है बनी गाला का। और इस्लामाबाद के अंदर जो दूसरी तजावजात हैं तामीरात के हवाले से, उनको रेगुलराइज किया गया कि ये नक्शे के मुताबिक नहीं बनी गई, जिसके अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर के अंदर भी कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि नक्शे के मुताबिक नहीं बने थे, उनके ऊपर भी जुर्माना करके उनको रेगुलराइज कर दिया गया। तीसरा केस और सबसे इंटरेस्टिंग केस ये कराची का केस है, बहरिया टाउन से मुतालिक है। 17,000 एकड़ जमीन जो है बहरिया टाउन की, उसको रेगुलराइज किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देते हुए, ये तकरीबन 3,000 अरब रुपए का केस था, जिसमें 3,000 अरब रुपए की जो गबन था। इसके अंदर सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसने इंतहाई कम कीमत पर जमीन जो है वो खरीदी थी, और बाज़ जगहों पर बलोचिस्तान में ज़मीन के साथ इसको स्वाप किया गया, यानी बलोचिस्तान से ज़मीन लेकर कराची की जो ल्यूक्रेटिव बड़ी अच्छी ज़मीन थी वो बहरिया टाउन को उसके बदले में दे दी गई। तो इसके ऊपर जो 3,000 अरब रुपए का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटल किया 460 अरब रुपए के अंदर, और फिर उसको भी 8 साल की किस्तें बनाकर दे दिया गया। इस सारे केसेस को बयान करने का मकसद ये है, अब बहरिया टाउन क्या है, बहरिया टाउन के अंदर बड़े ताकतवर लोग हैं। इस केस को मैं खुद सुनता रहा हूं, मैं सदीक जान को देख रहा था कि वो क्या इसके ऊपर जो डेली अपडेट्स वो दे रहा था, वो मैं देखता था। इस केस में जो हमारे जजेस थे वो बड़े बरहम थे बहरिया टाउन के ऊपर, लेकिन ये केस सेटल कैसे हुआ, कुछ सुनने को तैयार नहीं थे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उसके बाद केस जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं हुआ यूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ लाई गई कि जो टैक्स कलेक्शन होती है इसकी, जब प्लाट की खरीद और फरोख्त होती है तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन है, वो कहाँ जाती है। तो उन्होंने कहा ये हमारे हम वी कलेक्ट इट एंड वी कीप इट। तो उन्होंने कहा आप इसको रखते कैसे हैं, क्यों रख सकते हैं आप। जजेस ने जब ये सवाल किया तो आगे से हमारे जो मोहतरम मलक रियाज साहब है, उन्होंने कहा कि हम ये सिर्फ हम नहीं करते, डीएचए भी यूं ही करता है। इतना कहना था, उसके बाद ये केस आहिस्ता से रिजॉल्व हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस डिसीजंस हैं उनमें आपने देखा कि जो मुतासरीन हैं उनको रिलीफ मिलता है, चीज़ों को रेगुलराइज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुतासरीन का ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो अशराफिया से है, पावरफुल लोगों से है। जबकि नस्ला टावर में तमाम के तमाम जो रहायशी हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके लिए एक डिफरेंट कानून हमें सामने आया। उनकी कमाई उनकी आंखों के सामने सारी उम्र भर की कमाई मस्मार कर दी जाएगी। और अफसोसनाक बात यह है कि ना हुकूमत की तरफ से, ना सूबाई हुकूमत और जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनके अंदर भी किसी ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने रिलीफ पेश देने के लिए, जो अवाम है, जो मुतासरीन हैं, उनको रिलीफ देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से अपील करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। और हमारी अवाम जो है उन्होंने भी इसके ऊपर कोई इन मुतासरीन का साथ नहीं दिया। तो ये दो कानून नहीं होने चाहिए मुल्क के अंदर। अशराफिया के लिए एक अलग कानून है और हमारे अवाम के लिए एक अलग कानून है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं एक हदीस बयान किया करते थे, आजकल नहीं करते, अपने स्ट्रगल के दिनों में वो बयान किया करते थे, जिसमें वो कहते थे आखिर में उसका मफहूम ये है कि तुम में से जो पहले कौमें इस वजह से हलाक हुई कि अगर उन अशराफिया के अंदर उनमें से कोई जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, जबकि आम आवाम में अगर कोई जुर्म करता था तो उसको सजा दी जाती थी, तो वो कौमें हलाक हो गई। तो हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो मुतासरीन के हक़ में हमें आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये टावर गिराने का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन उसको इस चीज़ को जो है मुमकिन बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि मुतासरीन को उनकी जो जमा पूंजी है, बिल्डर से लेकर ज़मीन बेचकर किसी भी तरीके से उनके हवाले उनकी जमा पूंजी कर दी जाए, जो उन्होंने इस बिल्डिंग को
جو اپارٹمنٹ کو خریدنے کے لیے وصول کی تھی، ادا کی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔